दिन अपनी रफ्तार से पड़ लगा कर गुजर रहे थे। शानज़े पहले दिन की तरह आज भी अपनी जिद पर कायम थी। बालाज खान उलझ कर रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था सब कुछ ठीक कैसे करे। वो शानज़े को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। वो हर तरह से उसे मनाने का इरादा रखता था, बस किसी तरह वो भी उसकी मोहब्बत पर ईमान ले आए। एक कमरे में वो दो अजनबियों की तरह रहते थे। शानज़े शाज़ो नादर ही उससे बात करती या उसकी किसी बात का जवाब देती। बालाज खान ने उसकी जिद पर उसे सेल फोन ले दिया था और जब से फोन आया था वो उसी में मगन हो गई थी। अब तो वो कमरे से भी कम ही निकला करती थी। बालाज खान ने अपनी फितरत के बरखिलाफ जाकर शानज़े के घर वालों से माफ़ी मांगी थी। वो बदल रहा था या मोहब्बत की मात उसे बदल रही थी। शानज़े की फैमिली मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले सीधे शरीफ लोग थे। बालाज खानज़ादा को उन्हें मनाने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। तलहा का कंपनी की तरफ से दुबई ट्रांसफ़र हो गया था, तभी उसका काम और आसान हो गया। घर में सिर्फ अशफाक साहब और निदा बेगम थी। वो शादी के कुछ दिनों बाद ही आरिस खान के साथ ढेर सारे तहाइफ लिए उनके घर आन पहुंचा था। वो दोनों मियाँ बीवी पुराने ख्यालात के लिए थे। उनके लिए यही बहुत था कि बालाज खानज़ादा उनका दामाद खुद झुककर उनके घर आया है और अपने किए पर शर्मिंदा है। बालाज खान ने उन्हें हुर्फ ब हुर्फ शुरू से आखिर तक सच्चाई से सब कुछ बता दिया था और उन्हें हवेली आने की भी दावत दी थी, जो उन्होंने खुशी खुशी कबूल कर ली थी। वो खुश हुआ था, अब यकीनन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस कुछ ही देर में शानज़े की फैमिली ने आना था। वो शानज़े को सरप्राइज करना चाहता था। शानज़े यूं अचानक अपने मामा बाबा को हवेली में देखकर शौक ही रह गई थी। वो उसे इतने मान से मिलने आए थे, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। निदा बेगम सब खवातीन के साथ जनान खाने में बैठी थी। उन्हें वो लोग काफी अच्छे लगे, बस रुखसाना खानम का रवैया कुछ खिंचा खिंचा सा था, जिसकी वजह भी निदा बेगम को जल्द ही समझ आ गई थी। दिल ही दिल में वो काफी खुश हुई थी बेटी को इतने बड़े घर में देखकर। उनका दिल तो कर रहा था खानदान भर को शानज़े के ठाट बाट दिखाएं। मामा, आप मेरे रूम में आ जाएं, यहाँ कब तक बैठेंगी? रीचान अभी निदा बेगम से बात कर ही रही थी कि वो बीच में उकता कर बोली। रुखसाना खानम ने खून ख्वार नजरों से उसे घूरा, साथ ही निदा बेगम को भी हाड़े हाथों में लिया था। माफ कीजिएगा बहन, हद से ज्यादा बदतमीज लड़की है आपकी। कैसी तरबियत की है आपने इसकी? बीजान खामोश हो गई, जबकि मामा को भी बहुत बुरा लगा। शानज़े का रवैया काफी गैर इखलाकी सा था। उसके लबो लहजे में उन सब के लिए हकारत साफ झलक रही थी। बेटा, तुम्हारे ही घर में हूं, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। नहीं मामा, ये मेरा घर नहीं है। खैर, आप इन लोगों से मिलने नहीं आई, चलें उठें। उसने माँ का हाथ थामा और वहां से ले गई। पीछे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और वहां बैठी रुखसाना खानम का तो बस ना चला कि शानज़े को अपनी आंखों से ही भस्म कर दें। शानज़े बेटा, ये क्या हरकत थी? निदा बेगम ने उसे टोका तो शानज़े ने उनकी तरफ देखा। कुछ नहीं मामा, बस ये सब इसी के काबिल है। उसने शाने उचकाए और फिर से उनसे बातें करने लगी। अशफाक साहब को उम्मीद नहीं थी कि वो लोग उनके साथ इतनी खुश इखलाकी से मिलेंगे। वो काफी खुश दिखाई दे रहे थे। बालाज खान खुद भी आज बहुत खुश था। वो सब अभी बालाज के सियासत में आने के बाद उसके अपने हलके में काम, कारकर्दगी और लोगों में इसकी मकबूलियत का जिक्र कर रहे थे कि मुलाजिम ने आकर खाना लगने की इत्तला दी। डिनर पुरतकल्लुफ माहौल में किया गया। बालाज ने उनकी वापसी के लिए गाड़ी और ड्राइवर अरेंज किया था ताकि वो आराम से वापसी का सफर तय कर सके। अभी गेट पर खड़े वो सब आपस में मिल ही रहे थे कि तभी शानज़े भी दंदनाती हुई वहां चली आई। एक बार फिर उसने वो काम किया
जो दाजी समेत वहां सबको अंगाड़े लगा गया। अशफाक साहब और निदा बेगम को भी खुद उसका इस तरह बगैर किसी से इजाजत लिए उनके साथ चल पड़ना अच्छा ना लगा। हालांकि बालाज ने उसे रोका भी था। शानजे साईं, आप अंदर जाएं, मैं आपको खुद कुछ दिनों तक शहर ले जाऊंगा। बालाज खानजादा ने दांत पीस कर उसकी तरफ देखते संभल कर कहा कि आज तो इस अजियत से छुटकारे का दिन था। आज वो कोई झगड़ा नहीं चाहता था। मैंने तुमसे बात नहीं की बाबा, मैं चल रही हूं आपके साथ, कुछ दिनों बाद आ जाऊंगी वापस, वो बेधड़क बोली। बालाज खान का चेहरा खफत और बेइज्जती के एहसास से शदीद सुर्ख हो गया। अशफाक साहब तो शानजे को देख कर रह गए। ये क्या, वो इस कदर बदतमीज कैसे हो गई? दाजी ने जताती नजरों से बालाज खान को देखा और फिर सब घर वाले उन्हें अलविदा कहते अंदर को हो लिए, जबकि बालाज वहीं खड़ा उनकी गाड़ी को दूर जाता देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। लाला, आप क्यों देवदास की पाड़ों बने हुए हैं? आरिस खान ने शौकी से कहते उसका मूड खुशगवार करना चाहा, जो काफी देर से लॉन में तन्हा अफसुर्दा सा बैठा था। बालाज ने घूर कर उसे देखा और फिर शानजे की हरकत दिमाग में आ गई। यार आरिस, वो सबके सामने किस तरह मुझसे बदतमीजी करते अपने घर गई है। हालांकि मैंने उसे रोका भी था। दाजी और बाकी सब इस बात पर मुश्तइल होंगे। तो बालाज खान दाजी के बकौल सवात की जान इस बात पर गमजदा है। बालाज ने उसकी जानिब देखा। शानजे के अल्फाज, उसका रवैया, उसकी नफरत, वो सोच सोच कर बेहद उलझ गया था। वो ऐसी नफरत करती है मुझसे जिसका कभी इख्तिताम नहीं। बालाज खान के लहजे में पहली बार आरिस ने उदासी महसूस की। अगर दाजी देखते तो लाजमी शानजे की हड्डी पसली एक कर देते। लाला, आपने इतनी जल्दी हार मान ली? 2 थप्पड़ लगाए। थप्पड़? वो हंसा। बहुत तेज है मेरा सरकार, ऐसा वार करता है कि अगला लफ्ज ना बोल पाए। तुम थप्पड़ की बात करते हो? वो उदास सा हंस दिया। बालाज को यूं अफसरदा खड़ा देख आरिस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चले लाला, डेरे पर चलते हैं। आरिस ने माहौल की कसाफत को कम करना चाहा था तो बालाज खान भी उठ गया। कुछ देर बाद दोनों डेरे पर मौजूद। मुलाजिम उनको आता देख कुछ देर में ही खाने पीने का सामान ले आए थे और अब दोनों की बातें थी, नशा था, सुकून था। बहराम खान पंचायत के फैसले के लिए दूसरे गांव गया था। वापसी लौटते उसे काफी देर हो गई थी। हवेली में दाखिल होते ही उसका रुख किचन की तरफ था। जानता था आज हवेली में दावत थी तो यकीनन वह अब तक किचन समेटने में मसरूफ होगी। बहराम खान किचन में दाखिल हुआ तो वो गुल के साथ काम में मगन थी। बहराम खान ने इशारे से गुल को बाहर जाने को कहा और 2 कदम उठाता सरिश तक पहुंचा, जो फ्रिज से पानी का जग निकालकर पलटी ही थी कि बहराम खान को खुद के इतने करीब देख जग थामा हाथ एकदम लर्जा था। उसके मर्दाना क्लोन की स्ट्रॉन्ग खुशबू सरिश के हवाल मुअत्तल करने के दर पर थी। आसमानी कलर की लॉन्ग फ्रॉक के साथ सफेद चूड़ीदार पजामा, दोनों हाथों में भर भर चूड़ियां, कानों में सोने की झुमकियां डाले बगैर दुपट्टे के खड़ी वो बहराम खानजादा के होश उड़ा रही थी। उसकी खुमार आलूद नजरें सरिश का गहराई से जायजा लेने में महूर थी। बहराम खान की आंच देती नजरें खुद पर महसूस करते सरिश का बदन हौले हौले कपकपाने लगा था। उसने लब काटते नजरें झुकाई थी। उसका लड़सना कपकपाना महसूस करते बहराम खान ने उसके हाथ से कांच का जग लिया जो किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकता था। अभी वो मुड़कर किचन काउंटर पर जग रखता कि उसकी नजर का किचन की खुली खिड़की पर पड़ी, जहां से कोई भी गुजरते बआसानी किचन के अंदर देख सकता था। उसने दूसरी नजर जरिश के दुपट्टे पर डाली जो किचन के काउंटर पर ही रखा था।
बहराम खानजादा का पाड़ा पल में हाई हुआ था। दुपट्टा हाथ में लेते, गुस्से से मुड़ते, उसकी कमर में हाथ डालते वो झटके से उसे खींच खुद की ओट में कर गया। जरिश तो इस अचानक हुए हमले से बौखला कर इससे पहले चीख उठती कि बहराम खान की सख्त वार्निंग पर मुंह पर हाथ रखते उसे सहमी नजरों से देखने लगी। खबरदार खानम, जो तुम चीखी या एक भी आंसू इन आंखों से बहा दो। तुम बहराम खानजादा की इज्जत हो, मिल्कियत हो तुम मेरी, और बहराम खान अपनी मिल्कियत, अपनी इज्जत के मामले में बहुत जुनूनी है। तुम्हें कोई एक नजर भी देखे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहते साथ उसने दुपट्टा जरिश के शानों पर फैलाते उसका पल्लू सर पर दिया था। आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह दुपट्टे के मामले में लापरवाही बरतते ना देखूं। गॉट इट? जी साईं, आइंदा नहीं होगा। गुड, चलो शाबाश, 10 मिनट में खाना लेकर रूम में आओ। उसके किचन से जाते ही जरिश ने जग से पानी निकाल कर पीते, खुद के हवासों पर कंट्रोल करते जल्दी से खाना गर्म किया था और अगले 10 मिनट के अंदर अंदर वो ट्रे में खाना रख बेडरूम का दरवाजा खोलती कमरे में दाखिल हुई थी। बहराम खान सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था, साथ ही वो दुआ से फोन पर बात करने में मसरूफ था। जरिश के कमरे में कदम रखते ही उसकी करख्त आवाज कमरे में गूंजी। मैंने इजाजत दी तुम्हें खानम अंदर आने की। जरिश ने हैरत से झुकी पलकें उठाए उसे देखा था। ऐसे क्या देख रही हो? बाहर जाओ, दस्तक दो दरवाजे पर, और जब तक मैं इजाजत ना दूं अंदर मत आना। जरिश मड़े कदमों वापस पलट गई। बहराम खान, जो सिर्फ दुआ को दिखाना चाहता था कि जरिश की उसकी जिंदगी में क्या औकात है, इसमें कामयाब हो चुका था। दुआ का दिल बिल्लियों उछलने लगा। उसे अपनी किस्मत पर जैसे रश्क सा आया था। जरिश ने दरवाजे पर दस्तक दी, पर बहराम उसे इग्नोर करते दुआ से बातों में मगन रहा। 5 मिनट गुजरने पर भी उसने कोई जवाब ना दिया। हाथ में ट्रे पकड़े उसे यूं ही दरवाजे पर खड़े 10 मिनट हो चुके थे। उसका हाथ पैर अब थक कर कपकपाने लगे थे। बाहर से वॉक करके वापस आते दाजी ने कुछ रंजीदा होते अपनी पोती को दरवाजे के बाहर खड़ा देखा था। उन्हें शिद्दत से पछतावों ने आन घेरा। जरिश की आंखें अपनी इस कदर तजलील पर छलक उठी थी। आ जाओ खानम। बिला आखिर उसने फोन करते उसे अंदर आने की इजाजत दी थी। दरवाजा खोल अंदर दाखिल होते खाने की ट्रे उस बेहिस जालिम बने खान के सामने टेबल पर रखी। बहराम खानजादा ने उसे गहरी गर्म नजरों से देखा, जो सर पर अच्छे से दुपट्टा जमाए उंगलियां चटकाती उसके अगले हुक्म की मुंतजर खड़ी थी। उसके जिस्म की लड़खड़ाहट और आंखों की नमी उससे मख्फी ना थी। उसे अपने रवैये पर शर्मिंदगी हुई। ये मासूम सी लड़की बगैर कोई शिकवा किए उसका हर सितम अपनी नाजुक जान पर सह जाती थी। इधर आओ खानम, मेरे पास। बहराम खान ने गहरा कश लगाते हुए उसे हुक्म दिया था। जरिश खामोशी से चलते हुए उसके पास आई। बैठो। वो जमीन पर इसके कदमों के पास टिक गई। बहराम खान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। उसने हाथ बढ़ाते उसे अपने कदमों से उठाकर अपनी लैब पर बिठाते बेहद नरमी से उसका दुपट्टा उतारते साइड पर रखा था। जरिश का ढीला जूड़ा खुलकर बालों की सूरत में कमर पर बिखर चुका था। ब्राउन सिल्की बाल, जिनकी नरमाहट और खुशबू बहराम खान को दीवाना कर गई। वो बेसाख्ता झुकते उसकी गर्दन से बाल समेटते दूसरे कंधे पर डाल वहां अपने प्यासे लब शिद्दत से गाड़ चुका था। जरिश के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली थी, जिसे सुन बहराम खान होश की दुनिया में लौटा था। खाना खाया तुमने? जी। जरिश की आंखों में हैरत ही हैरत थी। वो भला कब इसकी इतनी परवाह करता था। बहराम खान नजरें चुराते खाना प्लेट में निकालते प्लेट इसकी तरफ बढ़ा गया। जरिश सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। क्या देख रही हो? खिलाओ मुझे।
जरिश ने कपकपाते हाथों से निवाला बनाते उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे मुंह में लेते पूरी शिद्दत से उसकी नरम और नाजुक उंगली अपने दांतों के बीच दबा गया। आ साईं रहम। जरिश के आंसू सारों कत्तार बहने लगे तो वो उसकी उंगली छोड़ गया। जरिश ने नम आंखों से अपनी जख्मी उंगलियां देखी, जिस पर उसके दांत के निशान बहुत वाजे थे। बहराम ने अब के खुद निवाला बनाकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाया, जिसे जरिश बदिल न खास्ता खाने लगी। चलो अब मुझे खिलाओ। जरिश बेबसी से उसे देखने लगी। क्या देख रही हो, खिलाओ। जरिश के हाथ लरसने लगे। वो आंखें बंद किए, खुद को तकलीफ सहने के लिए तैयार करने लगी। पर ये क्या? बहराम खान ने बहुत नरमी से निवाला मुंह में लेते उसकी उंगलियों पर बोसा देते उसके दर्द पर मरहम लगाना चाहा। अजीब था वो शख्स, पहले खुद दर्द देता था और फिर मसीहाई भी करता। जरिश को लगा वो उसके रवैये से पागल हो जाएगी। खाने से फारिग होते ही बर्तन किचन में रखते उसके लिए कॉफी लेते वो वापस कमरे में आई। बहराम ने उसके हाथ से कॉफी थामते उसे अगला हुक्म दिया, जिसे सुन जरिश की हथेलियां अर्क आलूद हुई। जाओ, चेंज कर बेड पर वेट करो हमारा। वो उसका हुक्म फौरन बजा लाई। अजीब हो तुम खानम, किसी रोबोट की तरह हमारा हर हुक्म मानती चली जाती हो। तकलीफ नहीं होती तुम्हें क्या? बहराम उससे पूछे बिना ना रह सका। होती है साईं, दर्द भी बहुत होता है, पर आपने खुद पर हमें इतना हक दिया ही कब है कि मैं आपसे शिकवा कर सकूं? साईं, आपने मेरी रूह और जिस्म पर इतने जख्म दिए हैं कि अब आदत सी हो चली है। वो बोली तो बोलती चली गई कि बहराम खानजादा के रोंगटे खड़े हो गए। वो घबराते हुए उठा और बाहर बालकनी में चल दिया। जरिश जब चेंज करके आई तो वो बेड पर नींद दराज था। आ जाओ खानम, वो कुछ झिझकते अपने आप को एक और अजियत भरी रात के लिए तैयार करते उससे कुछ फासला बनाते बेड पर लेट गई। बहराम खान ने अपना बाजू दराज करते उसका सर अपने शाने पर रखा था। जरिश की हैरत बच जाती, तब इसकी ऐसी नाज बर्दाड़ियों की आदि थी। बहराम ने भी उसका अंदाज को भांप लिया था। सो जाओ खानम, कुछ नहीं कर रहा मैं, तुम रिलैक्स हो जाओ। उसकी हैरत से फैली आंखों को चूमते वो मानी खेजी लेजे में बोला। वो जल्दी से आंखें मूंद गई थी। उसके हाथ उसके पहलू में रखे थे। बहराम ने उसके गुरेज को अच्छे से महसूस किया था। वो अपनी ही सोचों में गुलता लाशऊरी तौर पर उसके नरम और नाजुक गाल सहला रहा था। जरिश ने तमानियत सी अपने अंदर सरायत करती महसूस की। जल्द ही वो नींद की वादी में खो गई थी, मगर वो बहुत देर तक जागता रहा था। वो अपनी कही बात से पलट रहा था। उसने दावा किया था वो उससे कभी मोहब्बत नहीं करेगा, मगर अनजान था जरिश की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द हिसार बनाती जा रही थी। रात गए वो दोनों हवेली वापस आए थे। गाड़ी कार पोर्च में लगाते बालाज खान ने अपने कमरे का रुख किया। उसका इरादा शानजे को फोन करने का था, जबकि आरिस खान ने जनान खाने के लॉन का रुख किया। जानता था कि वो वहीं होगी। आज डेरे पर बालाज के साथ उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वो झूमता झामता पिछले लॉन की तरफ आ गया। वो वहीं बैठी चांद को देख रही थी। आरिस खान मदहोशी में उसकी तरफ बढ़ने लगा। अरूब ने भी उसको देख लिया था। वो एकदम घबराती वहां से उठी। उसके कदमों की लड़खड़ाहट बता रही थी कि वो ड्रंक है। अरूब डरकर इससे पहले भागती आरिस ने उसका हाथ थाम लिया। कलाई को इस जोर से जकड़ा कि वो तकलीफ से कराई और खींचकर उसे सामने दीवार के साथ लगाकर उसने उसके फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। अरूब से अपने इतने करीब देखकर डर गई और सर झुका लिया। आरिस खान के कुलोन के साथ शराब की बदबू मिल गई थी। अरूब का सर चकराने लगा। तो तुम्हें मोहब्बत नहीं? आरिस ने उसका चेहरा उठाकर कहा।
अरूप नम आंखों से उसे देखने लगी कि ऐसा इंसान था वो। अरूप साईं, मोहब्बत मोहब्बत होती है, आंखों में दिख जाती है, मगर हमारे दरमियान चूंकि ऐसा कुछ नहीं तो ठीक है, बहुत अच्छा है, मगर तुम्हें तो ऐसा ही आरिस खान मिलेगा। वो तंजिया हंसा। तुम बच लो, बच नहीं सकती, तुम छुप जाओ, छुप नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें मेरा ही होना है। उस दिन का वो दर्स मुझे सोने नहीं दे रहा। वो उसके चेहरे पर नरम उंगलियां चलाता आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। अरूप का दिल कपकपाने लगा। हटें प्लीज, वो बहुत कम आवाज में बोली। आरिस खान मुस्कुरा दिया। तुमने कहा नाजेबा हरकतें, तुम जानती हो मुझे पसंद है कोठे पर जाना। वो जानबूझकर उसकी आंखों में दिखती तकलीफ को मजे से देखता बोला। तो फिर आप मेरे पास क्यों आए हैं? रूब हिम्मत करके बोली। तुम मेरी लड़की हो, सोचो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। उसकी गर्दन को देखता, उस पर झुकता, उसे अपने दांतों से दबोच गया। अरूप ने तड़प कर उससे दूर किया। वो मुंह पर हाथ रखे खौफ से लड़सते मुसलसल रोए जा रही थी। हवेली के मर्द अच्छे नहीं थे, मगर इतने बुरे थे उसके वहमो गुमान में नहीं था। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगर आरिस ने उसे थामा ना होता वो यकीनन जमीन बोस हो जाती। आरिस खान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो उससे दूर हुआ। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर की तरफ दौड़ रही थी। रूप साईं, रुको। आरिस खान का नशा जैसे भग से उड़ा था। उसने उसे रोकना चाहा। वो तो उससे बुरी तरह सहमी रोते भागे जा रही थी। आरिस ने दुख से उसको देखा। वो क्या ऐसे मतलब समझाता, हालांकि वो इस पर बर्तरी साबित करने आया था। और जब हो गई थी, वो डर गई थी, तो उसे बुरा क्यों लग रहा था। रूप वहां से जा चुकी थी, जबकि वो ऐसे ही खड़ा था, ऐसे ही खड़ा रह गया। बालाज खान ने उसे कई बार कॉल की थी। उसका दिल शिद्दत से शानजे से बात करने, उसकी आवाज सुनने को बेताब हो रहा था। वो 1 मिनट पहले व्हाट्सएप पर ऑनलाइन थी। फिर ये कैसे हो सकता है उसने उसकी कॉल ना देखी हो, और मैसेजेस भी उसने सीन नहीं किए थे। क्यों? कब से अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। कितनी मोहब्बत करता है उससे, क्या उसको नजर नहीं आता? शानजे की आंखों में सिर्फ खौफ और नफरत नजर आता था, मोहब्बत नहीं, जिसे देखने की उसे शिद्दत से तमन्ना थी। उसने निकाह इसके दबाव में आकर किया था। वो अपने कजन से शादी करना चाहती थी। ये सोच आते ही बालाज खान एकदम से बेचैन हुआ था। उसे लगा जैसे किसी ने तेज नोक धार आले से उसके दिल को जख्मी कर डाला हो। ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरी है। उसकी सोचों जिस्मों जान पर सिर्फ मेरा हक है। जान से मार डालूंगा शानजे। अगर उसने कभी एक लम्हे के लिए भी किसी और के मुतल्लिक सोचा भी। उसने बेचैनी से सिगरेट सुलगाकर मुंह को लगाया था। शानजे घर आकर भी काफी देर तक बालाज खान को सोचती रही। उसकी जुनूनियत, उसका प्यार उसे अनजाने खौफ में मुब्तला कर रहा था। वो बहुत शिद्दत पसंद था। वो अभी उसे काफी देर तक कॉल करता रहा। शायद उसे नींद नहीं आ रही थी, पर शानजे ने उसकी कॉल अटेंड नहीं की। उसने मोबाइल साइलेंट पर लगाकर दराज में डाल दिया। रात को ठीक तरह से ना सोने की वजह से उसकी आंख देर से खुली। उठते साथ ही छम से उसके सामने रात के मंजर आए। वो एकदम से उठी और मोबाइल दराज से निकाला। रात के बाद बालाज खान ने उसे कॉल नहीं की थी, जिस पर वो बेहद हैरान हुई। मुंह हाथ धोकर रेडी होते वो लाउंज में आई, जहां मामा और फारिस कुछ डिस्कस कर रहे थे। शानजे ने सफेद टी शर्ट जिसकी हाफ स्लीव्स थी और साथ में टाइट जीन्स पहन रखी थी, और बालों का ऊंचा सा मैसी जूड़ा बनाया गया था। निदा बेगम ने शानजे से वापस आकर बात नहीं की थी। अभी भी वो खड़ी होकर किचन में आ गई। शानजे उन्हें पुकारते मामा के साथ पीछे से लिपट गई थी। कल रात से वो उनकी बेरुखी सह रही थी। शानजे को लगा था
وہ ہمیشہ کی طرح 1-2 گھنٹے کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، مگر اب تک ان کی ناراضگی قائم دیکھ وہ انہیں کچن میں منانے آئی تھی۔ ماما، اب کتنی دیر مجھ سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے؟ ندا بیگم نے اسے گھورا۔ تم نے مجھے اور اپنے بابا کو اپنے سسرال میں بہت شرمندہ کیا ہے۔ ہم نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ تم رشتوں کا احترام بھول جاؤ۔ ہمیں بالاج بیٹے کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی بتا نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ سب کے سامنے تم نے کتنی بدتمیزی کی، پر وہ اتنا سب کچھ سن کر بھی خاموش رہا۔ ماما، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو صرف کچھ دن آپ لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ شانزے نے وضاحت دی۔ اگر آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگ رہا ماما تو ٹھیک ہے، میں آج ہی واپس چلی جاتی ہوں۔ شانزے نے اب کی بار انہیں ایموشنل بلیک میل کیا اور ہمیشہ کی طرح اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ ندا بیگم اپنی ڈرامے باز بیٹی کو دیکھ کر رہ گئی، جو ہاتھ میں ہینڈ بیگ لیے فارس کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ خود کو آزاد فضاؤں میں سانس لیتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے جھٹ فارس کے ساتھ لنچ کا پروگرام بنا لیا۔ بالاج خان نے آئینے میں خود کو طائرانہ نظروں سے دیکھا۔ آف وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک کوٹ اور بلیک ہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ جیل سے سلیقے سے بال سیٹ کیے ہوئے تھے۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پر پرفیوم چھڑکتا ہوا کچھ وہ سوچ کر مسکرایا۔ اس کا ارادہ شہر جا کر شانزے کو منا کر گھر لانے کا تھا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ریسٹ واچ کلائی پر باندھ رہا تھا کہ عارض خان نے اس کے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کی تیاری دیکھ وہ ٹھٹکا تھا۔ کیا بات ہے لالا، بھابھی سائیں تو یہاں ہے نہیں، پھر اتنی تیاری کہیں نئی بھابھی کے لانے کے چکر میں تو نہیں کی؟ عارض نے میٹھا سا طنز کیا۔ عارض سائیں میری چھوڑو، اپنی والی پر دھیان دو۔ یہ بتاؤ کیا بنا؟ روپ سائیں مانی یا پھر سے منہ کی کھا کر آ رہے ہو؟ عارض کو رات والی اپنی حرکت یاد آئی۔ اس نے بالاج کو ایک نظر دیکھ کر ساری داستان اسے سنا دی۔ بالاج کی ہنسی بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیا لالا؟ تو عارض سائیں کس نے ہیرو بننے کے لیے کہا تھا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ لالا یار، مجھے غصہ آ گیا۔ عجیب لڑکی ہے، کہتی ہے محبت نہیں ہے، بھلا اپنے منگیتر سے نہیں ہے، کوئی تک ہے؟ وہ بولا تو بالاج نے سر ہلایا۔ آگے کیا سوچا ہے اب؟ اس نے سوال کیا۔ کیا سوچنا ہے؟ شادی کروں گا اور کیا؟ وہ بھی تو دیکھے، عارض خان تو ایسا ہی ہے۔ وہ کچھ جنونی سا لگا۔ ابھی بالاج اسے کچھ کہتا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ہاں مراد سائیں، کہو کیوں فون کیا؟ آگے سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ سرپٹ باہر کی جانب بھاگا۔ تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے وہ گاڑی ہوا کے دوش پر دوڑانے لگا۔ ماتھے پر گہرے بل پڑے تھے، ہتھیلی کی رگیں تن گئی، آنکھیں شدت گریاں سے سرخ پڑی تھی۔ I swear شانزے، اگر تم نے میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی نا تو I will kill you. I swear I will kill you.